नमस्कार दोस्तों, कनकावती के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए इतिहास का पिटोरा या कहानियों के माध्यम से हम जो है इतिहास को बहुत ही सरल जो तरीके से समझ पाएंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों में एक बार वापस जो पुनः अपनी जितनी भी क्लासें हुई है उनको एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं आपका। तो बच्चों, हमने जो बात की थी राजस्थान के इतिहास की, और उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। उसमें मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत की हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसकी जो भौगोलिक लोकेशन है, तो उसके अंदर हमने जो जिले बताए थे वो कौन कौन से हैं। और उसके बाद हमने बात की थी कि इसके जो प्राचीन नाम कौन से हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर कौन सा वंश शासन करता है, उस वंश की जो जानकारी अपने को कहाँ से प्राप्त होती है। फिर आगे बढ़े हमने और हमने कहा कि जो प्रतापी शासक पहला आता है वो कौन था, बप्पा रावल था। फिर बप्पा रावल के बारे में आपने पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। और उसके बाद अपन जब आगे बढ़े तब आपने पढ़ा कि अलट के बाद में आपने पढ़ा था जत्र सिंह। तो दोस्तों, अपन ने यहाँ तक की जो बातें हैं वो क्लियर कर ली थी, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरी चीजें हैं जो समझ में आ गई होगी। इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, और आज जो क्लास लेके आए हैं वो बहुत ही रोचक क्लास होगी आपके लिए। रतन सिंह। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो मेवाड़ के अंदर एक शासक हुए हैं राहुल रतन सिंह जी, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो राहुल रतन सिंह जो है, इनका जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है वो है 1302 से 1303। कब से कब तक राजा रहे हैं, तो 1302 से 1303। दोस्तों याद रखना, ये टाइम पीरियड वो है, आप इस टाइम को उससे मैच मत कर देना कि जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। नहीं दोस्तों, ये जब राजगद्दी पे बैठा है वहां से लेकर और कब तक राजगद्दी पे रहा है वो है समय काल। दोस्तों राहुल रतन सिंह की जो बात करते हैं, तो राहुल रतन सिंह के समकालीन दिल्ली के अंदर एक सुल्तान है खिलजी वंश का, और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कहां पर बैठा हुआ है? दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का शासक है, और इसने राहुल रतन सिंह पर या मेवाड़ की धरती पर जब आक्रमण किया था, तो इसका जो आक्रमण है वो है 1303 का। दिल्ली का जो सुल्तान है वो मेवाड़ पे आक्रमण कब कर रहा है? 1303 ईस्वी के अंदर। अब ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे के जो कारण है वो कारण अपन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक कारण तो जरूर इसका पता है कि ये जो अटैक करता है वो अटैक करता है रानी पद्मिनी को पाने के लिए। दोस्तों ये जो कारण है इसको आप महत्व नहीं दे तो भी ठीक है, इसके जो पीछे के कारण है वो कारण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके अपन पहले बातें करेंगे। क्यों इस यहाँ पर जो है ये अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो सबसे पहले जो कारणों की बात करते हैं, तो कारण के अंदर अपन देखते हैं कि जो कारण है उसके अंदर अगर पहला कारण देखा जाए तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये साम्राज्यवादी नीति रखता था। कौन सी नीति वाला आदमी है? साम्राज्यवादी। कोई सा ही राजा हो अपना साम्राज्य विस्तार करना जरूर चाहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर बैठा हुआ है, और बिल्कुल इसके बारे में कहना ठीक है कि साम्राज्यवादी नीति रखता था, क्योंकि ये दक्षिण भारत के अंदर अब तक दिल्ली में बैठने वाला राजाओं में से सबसे पहले कोई जा रहा है जीतने के उद्देश्य से, तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण तक अभियान कर देता है। तो यहां तक अगर बात देखें तो ये तो चित्तौड़ इसकी नाक के नीचे बैठा हुआ था, तो यहाँ क्यों अटैक नहीं करेगा? तो पहला कारण जो है वो कैसा है? साम्राज्यवादी नीति का कारण है। दूसरे कारण की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिष्ठा का सवाल, सुल्तान की प्रतिष्ठा का सवाल था यहाँ पर। क्यों? इसके पीछे ये क्या कारण रहा होगा कि ऐसी क्या बात आ गई कि इसकी इज्जत आबरू पे या मूंछ का सवाल हो गया था? जी हाँ दोस्तों, सुल्तान की प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बताया जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले इसके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जिसने दिल्ली के अंदर खिलजी वंश की नींव रखी थी 1290 के अंदर, और 1296 या 96 तक जो है खिलजी संस्थापक रहा था जलालुद्दीन खिलजी, जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था। इस जलालुद्दीन खिलजी का ही जो है भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद भी लगता है। इसका जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है और दिल्ली पे जो राजगद्दी पर आसीन होता है।
इसके पीछे का अगर अपने जो इस बात का कारण देखते हैं तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि जलालुद्दीन खिलजी 1292 ईस्वी के अंदर गुजरात की तरफ जा रहा था। तब हमारे मेवाड़ के अंदर एक राजा हुआ करते थे जो रतन सिंह के पिताजी है, समर सिंह। समर सिंह ने गुजरात जाते समय दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से टैक्स लिया था, टोल टैक्स, ठीक है, पथ कर वसूल लिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि क्यों फालतू लड़ाई करते हो, जाने दो यार, लेकिन समर सिंह ने कहा कि नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया था। और आगे इसी क्रम के अंदर बढ़ते हैं तो 1299 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की तरफ जा रहा था। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जब इस मार्ग से निकल रहा था उस समय जो समर सिंह है एक बार वापस इनसे टैक्स वसूल लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि देखो हम बराबर के हैं यार, थोड़ी बहुत रियायतें दो, ऐसे क्या करते हो, मैं भी बादशाह हूं, आप ही राजा हो, हमारा तो चलता है आपस के अंदर। समर सिंह ने कहा कि नहीं, गलती मत कर, इसी फालतू के अंदर अगर यहाँ से निकलना है तो टैक्स दे, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। और जैसे ही ये बात हुई अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं भी तो जलती में हूँ, तो टैक्स ले ले, कोई बात नहीं, वापस आऊंगा तब देखूंगा। समर सिंह ने कहा कि जा, तेरे जी आए जो करना, यहीं बैठा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी निकल जाता है लेकिन वापस अटैक नहीं कर पा रहा था। 1299 के बाद में जब 1302 के अंदर रतन सिंह जब राजा बनते हैं उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एक बार दरबार के अंदर बैठा हुआ था और दरबारी सामने बैठे और दरबारी अलाउद्दीन खिलजी का चेहरा देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कुछ उस समय ऐसी बातें कर रहा था कि मैं साम्राज्यवादी नीति का आदमी हूं, मैं साम्राज्य विस्तार करना चाहता हूं, मैं संसार का रक्षक हूं, दूसरा सिकंदर हूं। जब ऐसी बातें की तब एक दूसरे दरबारी आपस के अंदर देखते हैं, एक दूसरे कौन ही मारते हैं, मुंह के हाथ लगा लगा के हंस रहे थे। तब अलाउद्दीन खिलजी को लगा क्या रे अपनी बातों पे हंस क्यों रहे। अलाउद्दीन खिलजी बोला क्यों हंस रहे हो। तब दरबारियों ने कहा कि महाराज वो बात याद आ गई थी कि आप जब चित्तौड़ से निकल रहे थे या मेवाड़ से निकल रहे थे तब मेवाड़ के राणा ने आपसे टैक्स वसूला था और आप चुपचाप से टैक्स दे के आए हो। आपकी औकात जो है मेवाड़ जीतने की नहीं है और आप बातें कर रहे हो साम्राज्य जीतने की। अलाउद्दीन खिलजी के भाई साहब ये बात चुप गई और अलाउद्दीन खिलजी का अटैक करेंगे, मेवाड़ को सबक सिखाना जरूरी है, बदला लेना है, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था। तीसरी अगर बात करें तो जो चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ का सामरिक और आर्थिक या व्यापारिक महत्व था। तो चित्तौड़ का जो है सामरिक और व्यापारिक जो है दृष्टि से महत्व था। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे हो कि सामरिक का मतलब, तो सामरिक का मतलब होता है, मैं बता दूं आपको कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है इसके चारों तरफ बहुत अच्छा परकोटा है। और दोस्तों आपको पता भी है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। तो यहां पर अगर कोई बाहर से अटैक भी करता था तो कम से कम भी 7-8 महीने तक वो बाहर पड़े रहे डेरा डाल के, फिर भी अंदर किसी भी चीज की या सामान की कोई जो है दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती थी। यानी कि उनके रहने के, खाने के, पीने के सब संसाधन उपलब्ध रहते थे इतने लंबे समय तक। तो आप सोचो दोस्तों, ऐसे दुर्ग को कौन नहीं जीतना चाहेगा। रही बात दूसरी, तो मैं बता दूं आपको कि उस समय मध्य एशिया की तरफ से अटैक होना स्टार्ट हो गए थे और जब जो मंगोल थे वो अटैक कर रहे थे और मंगोल 2-3 बार दिल्ली के आसपास भी आ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार ये मंगोल कभी भी दिल्ली घुस सकते हैं, अपने को मार सकते हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार कभी ऐसा हो भी जाए तो अपन चल के कहां रहे। इसलिए उसने चूज किया कि अपने पास के अंदर ही है चित्तौड़ और इसको जीत लो। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं आपको तो जहां सामरिक होगा तो इसका मतलब राजा शक्तिशाली भी हो जाएगा। जब राजा शक्तिशाली होगा तो काम उसके थोड़े अच्छे होंगे और साम्राज्यवादी जो नीति है उसका भी वो अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात अगर अपन देखें आर्थिक या व्यापारिक दृष्टि से, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मान लो ये मेवाड़ रियासत है और इसके इस साइड के अंदर पड़ता है मालवा। मालवा बोले तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, खूब हरा भरा इलाका, उपजाऊ मैदानी जो पोर्शन है। और इसके इस साइड के अंदर जो नीचे है यहाँ है गुजरात। और गुजरात दोस्तों आपको पता है कि जो बॉर्डर लगी हुई है समुद्री तट की बॉर्डर है, अरब सागर है। इधर जो भी व्यापार होता था वो अरब सागर से होता था। अब अरब सागर से कोई व्यापारी लोग जो है व्यापार कर रहे हैं, अरब की तरफ से आ रहे हैं, तो इन जो पोर्ट्स है, बंदरगाह है, उन पे जिसका अधिकार होगा उनके पास ज्यादा पैसा आएगा। और उस समय जो युद्ध जो चल रहे हैं, उस समय युद्धों के अंदर जो है घोड़ों की जरूरत पड़ती थी
और अच्छे जो घोड़े माने जाते थे वो अरब के माने जाते थे। और इन घोड़ों को अधिक संख्या में मंगवाने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं किस पे कंट्रोल कर लूं, गुजरात के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, दिल्ली के अंदर जो भी राजा बनाया वो मालवा और गुजरात पे कंट्रोल करना चाहता था, वो चित्तौड़ पे भी कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, अब इधर मालवा की बात करें तो मालवा का जो भाग है ये उपजाऊ भाग है। जब उपजाऊ भाग है तो यहां से जो है राजस्व की जो वसूली है वो ज्यादा होगी, कर लोगों से ज्यादा वसूला जाएगा। और जब किसी राजा के पास में पैसा ज्यादा होगा यानी राजस्व के माध्यम से, तो राजा जो है वो क्या होगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और जब शक्तिशाली हो जाएगा तो आसानी से वो क्या कर लेगा, साम्राज्य का विस्तार कर लेगा। और अलाउद्दीन खिलजी की सोच ही ऐसी थी, पहला कारण ही ये पड़ा कि साम्राज्यवादी नीति वाला आदमी था, तो क्यों नहीं इसको वो पाना चाहेगा। तो चित्तौड़ जो है इसका सामरिक और व्यापारिक या आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो है क्या कहता नेतृत्व। अगर बात करें मैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली बैठा हुआ है और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से अगर गुजरात जाना चाहता है या मालवा जाना चाहता है, ये जो रास्ते हैं ये दोनों मेवाड़ से होकर गुजरते हैं। और अगर अब यहां से निकलोगे तो फिर सुल्तान को परेशानी तो होगी, क्योंकि मेवाड़ के राणाओं ने पहले परेशानी की है, तो अब भी जाहिर सी बात है कि वो परेशान तो करेंगे। तो यहाँ आपस के अंदर जो इनकी कनेक्टिविटी है उनको भी कंट्रोल करना चाहता था। फिर मैं अगर बात बताऊं आपको दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की तरफ आ गया, मान लो गुजरात के जो भी बादशाह है या राजा है उनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद उसको कह दे कि आज के बाद आप क्या हो, मेरे अधीन हो, मेरे अधीनता स्वीकार करो और समय समय पे टैक्स पहुंचा देना। उस समय तो गुजरात के जो बादशाह है या मालवा के जो राजा है वो कह देंगे कि जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा, हम आपके पास टैक्स पहुंचा देंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि अलाउद्दीन खिलजी या दिल्ली का सुल्तान वापस पहुंच जाए उसके बाद टैक्स दे दे। और जब टैक्स नहीं दे तो भी अलाउद्दीन खिलजी जो है उनका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो आने जाने के लिए तो नहीं है, वापस आएगा और वापस जाएगा। उस समय संचार के साधन इतने ज्यादा व्यापक रूप में देखने को नहीं थे, सब पैदल से नहीं चलते थे या घुड़सवार थे। अगर वो इस प्रकार की अगर कहानी देखता है, इसलिए वो भी चाहता है कि गुजरात पे या मालवा पे कंट्रोल करना है तो अपना कोई बंदा है जिसको अपन कहां बिठा देंगे, चित्तौड़ के अंदर, इसलिए वो चित्तौड़ जीतना चाहता था। ठीक है दोस्तों, तो चित्तौड़ की जो है सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लोकेशन थी, इसलिए इसको जीतना चाहता था। चौथे कारण की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों अगर अपन ने इतनी बातें कर ली कि साम्राज्यवादी नीति का है, ठीक है, सुल्तान की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है, या जो चित्तौड़ है ये सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका जो चौथा कारण है इसके अंदर यह है कि मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब मेवाड़ का जो है जो वर्चस्व वो भी अपने चरम पे था। मेवाड़ वाले देख लो, आप पीछे से उठा के देखो, बापा राव गजनी के अंदर जाके हरा के आ रहा है। आप आगे बढ़ोगे तो जो जत्र सिंह है वो दिल्ली के सुल्तान गुलाम वंश के रजिया के पापा इल्तुतमिश उनको पराजित कर रहे हैं। फिर अगर आप देखोगे तो समर सिंह ने इनसे टैक्स ले लिया था। अब यहाँ अगर इस प्रकार की कंडीशन रहेगी और आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, मैं यूं कह दूं कि भारत का कोई प्रधानमंत्री है और उससे किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो टैक्स ले ले अगर राज्य में आने का, तो फिर प्रधानमंत्री का मतलब क्या रहा। वैसी कंडीशन यहां हो गई कि मेन बादशाह है दिल्ली के अंदर बैठा है और उससे अगर आप टैक्स वसूल रहे हो तो भाई साहब फिर कैसे अगला आदमी है खैर तो खा के बैठेगा अपने ऊपर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है मेवाड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को भी कम करना चाहता था कि कम कैसे भी करके मेवाड़ का जो है मैं क्या कर दूं, दमन कर दूं। लेकिन ऐसा करने में थोड़ा उसको समय भी लगा था और वो कर भी नहीं पाता वैसे। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ का जो है बढ़ता हुआ प्रभाव था उसको भी वो क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। 4 कारण तो ये हैं जो मुख्य कारण है, ये आपको याद रखने हैं। इनके अलावा एक कारण जो है वो मैंने आपको बताया कि आपको खुद को याद है, रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, उसकी भी अपन बात कर लेंगे भी। ठीक है दोस्तों, अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना हो आपको तो ले लो, और अगर आप न भी ले पाते हो दोस्तों तो कोई बात नहीं है, हम वैसे ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही लेके आए हैं। तो हमारा एक चैनल भी बनाया हमने टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हो कनकावती क्लासेज के नाम से। अगर वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो जो वीडियो देखोगे आप इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अपन। तो 5वां कारण जो है वो है पद्मिनी की सुंदरता, या वो इसको पाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा कारण आ गया है, 5वां कारण। अब पद्मिनी की बात कर लेते हैं अपन कि पद्मिनी की सुंदरता और इसको क्यों पाना चाहता है। हालांकि मैं बता दूं दोस्तों आपको, दिल्ली का सुल्तान है, ऐसी तो क्या आवश्यकता पड़ी होगी उसके भी,
कि एक महिला के ऊपर ऐसी गंदी नजर डाल दे वो और उसको पाने की इच्छा जाहिर कर ले। हालांकि अपने जो चल रहा है इतिहास के अंदर उसके साथ मैं छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि पद्मिनी की सुंदरता और इससे मोहित हो गया था और इसको पाना चाहता था। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो पद्मिनी की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है श्रीलंका या सिंगल द्वीप की। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका एक ग्रंथ है पद्मावत, जो लिखा गया था 1540 के अंदर। दोस्तों घटना है, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, घटना 1303 की। और कोई जो राइटर है वो बुक लिख रहा है 1540 के अंदर, तो बिल्कुल इतिहास के साथ उन्होंने तोड़ मरोड़ पेश कर दिया है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी गलतियां तो की है, और अपने जो राजस्थान के या बाहर के जो कुछ इतिहासकार थे उन्होंने तो इस कहानी को फेरबदल के साथ मान लिया है। लेकिन एक अपने दरबारी विद्वान रहे हैं बूंदी के सूर्यमल जी, सूर्यमल जी ने इस कहानी को नकार दिया है, तो बिल्कुल ये कहानी फर्जी है। ठीक है दोस्तों, हालांकि अपनी जो राजस्थान की कहानियां और किवंतियां जो है वो कहती है कि ये पुगलगढ़ की रहने वाली थी और इसको चित्तौड़ के अंदर जो है बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका विवाह यहाँ किया गया था। और आज भी मारवाड़ के अंदर या उस बीकानेर वाले जो इलाके के अंदर है, आज भी ऐसी बातें करते हैं किसी महिला की सुंदरता के बारे में कि आप बिल्कुल पद्मिनी जैसी लग रही हो। तो आप सोचो कि जगह जगह इसको पुगल की बताया गया है, और हो सकता है मलिक मोहम्मद जायसी उधर घूम रहा हो और उसको किसी ने बता दिया होगा कि पद्मिनी पुगल की है, लेकिन वो जैसे ही पूर्वी राजस्थान की तरफ आता है या दक्षिणी राजस्थान की तरफ गया होगा तब तक पुगल भूल गया और सिंगल याद रह गया। और इस सिंगल को भी फिर हमने बाद में श्रीलंका कर दिया। श्रीलंका के अंदर आप सोचो ऐसी लड़कियां हो सकती है क्या? दक्षिण में पड़ता है, चारों तरफ समुद्र है, या ऐसा हो सकता है कि इतनी गोरीगट महिला जो है वो हो सकती है? लेकिन फिर भी अपन इस कहानी को थोड़ा मान लेते हैं, और अपने जब कारण ही पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। श्रीलंका के अंदर अगर महिलाएं ऐसी हो जाए तो फिर से भाई न्याय लिए उधर वालों की। तो ठीक है दोस्तों, तो पद्मिनी की बात करते हैं कि ये श्रीलंका या सिंगल द्वीप की क्या है? राजकुमारी थी। ठीक है दोस्तों, इसके जो पिताजी है इनका नाम बताया है गंधर्व सेन। क्या बताया दोस्तों? गंधर्व सेन। माता का जो नाम बताया है वो बताया है चंपावती। क्या बताया दोस्तों? चंपावती। और ऐसा कहा जाता है अपनी कहानियों के माध्यम से कि श्रीलंका या सिंगल द्वीप की तरफ से एक तोता आता है जिसका नाम है हीरामन तोता। कौन सा तोता आ गया दोस्तों? हीरामन तोता। इस हीरामन तोता ने यहां आकर पूरा रायता फैलाया है। राव रतन सिंह जी उस समय राजा नहीं बने थे, राजकुमारी थे। और ये तोते जो है ये श्रीलंका से उड़ता हुआ यहां तक आ रहा है, समुद्र पार करके। इसकी कौन सी इधर तोतन रहती थी जो यहाँ ढूंढ रहा है? बस कुछ कहानियां रची गई है हिस्ट्री में, वो कहानियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो हीरामन जो तोता है यहाँ आता है मेवाड़ के अंदर, और इसकी मुलाकात होती है रतन सिंह से। रतन सिंह के पहले से एक रानी है जिसका नाम है नागमती। कौन सी रानी है? नागमती। और ये तोता रतन सिंह को कहता है कि यार तेरी रानी कोई खास सुंदर है नहीं, क्या यार तू ऐसे फालतू के अंदर नाटक कर रहा है? तब वो कहता है कि फिर कौन सी राजकुमारी ऐसी खूबसूरत है जो इससे ज्यादा सुंदर है? तोता ने कहा कि हमारे सिंगल द्वीप की है राजकुमारी जिसका नाम है पद्मिनी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और यहां से रतन सिंह पद्मिनी को पाने के लिए समुद्र पार श्रीलंका चला जाता है। जब श्रीलंका गया तो वहां पर जो पैसे वैसे लेके गया था वो भी खर्च हो गए। वो भी वहां के राजकुमारी है तो वहां महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया था। वहां जो गंधर्व सेन है वो जाने नहीं देता था अंदर। ये जो रतन सिंह इसके पास पैसे वैसे भी खत्म हो गए थे, और जब पैसे खत्म हो गए तो अगले आदमी ने भाई साहब राजकुमार का जो है वेश धारण करना बंद कर दिया, और वहां साधु संत बन जाता है। जो फकीरी वाला जो रूप है वो धारण कर लेता है। वैराग्य उत्पन्न हो गया अगले आदमी को। एक दिन क्या होता है, गंधर्व सेन की मुलाकात होती है रतन सिंह से, और रतन सिंह से वो पूछता है यार आप दिखने के अंदर तो फकीर नहीं लग रहे हो, आप इस प्रकार से कैसे अपना हुलिया चेंज करके बैठे हो? तब इसने कहा कि महाराज आपने पहचान ही लिया है तो मैं राजकुमार हूं मेवाड़ का। गंधर्व सेन क्या बात करता है, जब राजकुमार है तो आप इस कंडीशन में कैसे? उन्होंने कहा कि देखो प्रॉब्लम तो है। गंधर्व सेन ने कहा प्रॉब्लम बता, सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन रतन सिंह कहता है कि प्रॉब्लम यही है जो आपके महलों में कैद है।
गंधर्व सेन क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सही बता। उसने कहा कि मैं आपकी राजकुमारी से शादी करने आया था, 7-8 महीने हो गए, मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर क्या होता है, गंधर्व सेन, कुछ इतिहासकार या कुछ कहानियों में तो ऐसा कहा गया है कि गंधर्व सेन मना कर देता है कि नहीं, शादी वादी नहीं करवाएंगे, तू उधर ले जाए, हमारी छोरी को पीटे फालतू के अंदर, हम कहाँ कहाँ तेरे पीछे डोलते फिरेंगे, इधर ही देख लेंगे लड़का। लेकिन रतन सिंह जो है मन्नत करता है और रतन सिंह से भी शादी भी करवा देता है। वो पद्मिनी को लेकर वापस आ जाता है और 1302 के अंदर जो है चित्तौड़ का शासक या मेवाड़ का शासक बन जाता है। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि पद्मिनी की जो बातें हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के पास कैसे गई। जब अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है तब आपको पता तो लगना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ रतन सिंह के दरबार के अंदर एक विद्वान रहता था जिसका नाम है राघव चेतन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा विद्वान है, राघव चेतन। और ये ब्राह्मण था, विद्वान था, अच्छा ज्ञाता था, यहाँ के सीनियर दरबारियों के अंदर था ये। तो रतन सिंह भी इनका कभी कहा हुआ नहीं टालते थे, लेकिन हो सकता है अभी इसने गलती की है या इन कहानियों के जो रचयिता है इन्होंने गलती की है। ऐसा बताया जाता है कि राघव चेतन जो है पद्मिनी को जब देखता है तो होश खो बैठता है। अब इसकी जो खबर है वो पद्मिनी को भी लगती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये पद्मिनी जब कुछ भी कार्य करती थी तो ताक झाक करता था, उसको देखने के लिए इधर उधर डोलता फिरता रहता था। बुढ़ापे के अंदर जो सरागले को जब इसकी सूचना रतन सिंह को मिली तो रतन सिंह ने भाई साहब राघव चेतन को कहा गेट आउट हो जाए यहाँ से। तो मेवाड़ छुड़वा दिया था, हम कहते हैं कि देश निकाला, तो राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। एक ब्राह्मण को इसका अपमान हुआ और यह अपमान सहन नहीं कर पाया, ये दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली क्यों जा रहा है तो मैं बता दूं कि मेवाड़ का दुश्मन ऑटोमेटिक अलाउद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अब कौन लग रहा है, राघव चेतन, क्योंकि राघव चेतन भी अब मेवाड़ का क्या बन चुका है, दुश्मन। दुश्मन दुश्मन अच्छे दोस्त होते हैं। राघव चेतन वहां जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को कहता है अलाउद्दीन खिलजी मैं तेरी हेल्प करूंगा, और रही बात तेरे हरम के अंदर एक भी ऐसी महिला नहीं है जो पद्मिनी के रूप को टक्कर दे दे। पद्मिनी इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसके कंठों से पानी दिखता है। तो भाई कंठों से पानी कैसे दिखता है, मानते हैं कि राजमहल या राजघराने की जो है महिला है तो कंठों से पानी दिख रहा है, बाकी जगह से तो पानी दिखा ही होगा, बाकी जगह तो आपने कल्पना नहीं की, वहीं की क्यों की। तो जब राघव चेतन ऐसी बातें कर रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी भी मिला बेटा, और अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा हुई कि मैं भी क्या करूं, पद्मिनी को पाना चाहता हूं। अलाउद्दीन खिलजी वहां से निकलता है, हालांकि बेसिक कारण वो 4 ही थे, इसको आप कारण मानो तो ठीक, नहीं तो आप याद रखो, ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चलता है और मेवाड़ पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है दोस्तों, मेवाड़ पहुंच जाता है। जब मेवाड़ पहुंच गया था तो यहाँ की अगर बात करें तो मेवाड़ को इसने चारों तरफ से घेर लिया था। चारों तरफ से घेरने के बाद में जब घेरा लंबा हो गया और अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि घेरा डालने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लिविंग फोर्ट है बहुत बड़ा, और यहाँ अगर आप 7-8 महीने तक भी घेरा डालते हो तो भी आसानी से चित्तौड़ को जीत नहीं पाओगे। तो अलाउद्दीन खिलजी मैसेज छोड़ता है कि रतन सिंह जी कोई बात नहीं है, गलती हो गई मेरे से, अपन संधि कर लेते हैं, बातचीत करके इस मैटर को क्या है सॉल्व कर लेते हैं। रतन सिंह को जब ये चिट्ठी मिलती है तो बादल जो इसका सेनापति था, पद्मिनी का भतीजा लगता था, गोरा का जो है भतीजा था, तो ये जो बादल है ये रतन सिंह को मना करता है कि नहीं आप ऐसा काम ना करें, संधि करने के लिए बोल रहा है क्योंकि वो दबाव में, वो अपने को जीत नहीं पाएगा और आप दुश्मन पे कभी भरोसा मत करो। रतन सिंह ने कहा कि यार तू बावड़ी बातें मत कर, अगर युद्ध टल रहा है तो संधि कर लेने दे। और इस बात को लेकर रतन सिंह और बादल के बीच में भी मतभेद हो गया था। बादल यहाँ से जो चित्तौड़ छोड़कर चला गया था, जंगलों में चला गया था कि तुम जाने तुम्हारा चित्तौड़ जाने, मैं तो जा रहा हूं यहाँ से। जब रतन सिंह चित्तौड़ के दरवाजे खुलवाता है और अलाउद्दीन खिलजी को एंटर करवाता है, अंदर लेके आता है, उनके बीच में संधि की बातें हो रही थी, एक टेबल पे बैठे होंगे, वहां चाय नाश्ता चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब डाकिया आदमी, चाय भी धीरे धीरे पिए, चुस्कियां ले रहा है बेटा आराम से, आग जाकर लगा रहा है कि कहीं पद्मिनी दिख जाए तो एक झलक पालूं। लेकिन पद्मिनी है जो राजघराने की, और राजघराने की जो परिवार के सदस्यों के सामने भी कभी नहीं आया करती थी, पर्दे में रहती थी। ऐसी महिलाओं के लिए ऐसी गंदी सोच रखते थे ये मुगल जो, या अपने दिल्ली के ऊपर जो सुल्तान बेटे हैं ये। तो यहाँ जो रतन सिंह है उनके बीच बातचीत चल रही थी, और जब लास्ट में जाने का समय हुआ तब अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह से कहता है कि रतन सिंह जी भाभी जी नहीं दिख रहे। रतन सिंह जी गुस्सा आ गया। रतन सिंह जी उसकी जो है बुरी जो नीति थी उसको समझ गया था, अपनी तलवार है जो म्यान से बाहर निकाल देता है और उसको कहता है कि एक शब्द वापस बोला तो गर्दन काट के रख दूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा मेहमान है। तो दोस्तों वहां पर
जब ऐसी बात हुई और इस बात की जानकारी पद्मिनी को मिली तो पद्मिनी ने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरी वजह से आप लड़ाई मत करो, आप मेरी वजह से अगर खून खराब होता है या मेवाड़ की जनता को नुकसान होता है तो मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। ये झलक देखना चाहता तो दिखा दो। तो कुछ ऐसा कहा जाता है कि वहां एक महल बनाया गया था जिसके अंदर कांच लगे हुए थे, दर्पण लगाए गए थे, उस दर्पण के अंदर पद्मिनी का प्रतिबिंब डाला गया था और वो प्रतिबिंब जो है बाद में रिप्लेस होकर पानी पे आता है, जल पे आता है। उस जल के ऊपर उसने उसकी क्या देखी थी, जो है तस्वीर देखी थी, और उस तस्वीर देखने के बाद में ही अलाउद्दीन खिलजी वहां से गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी वापस बाहर नहीं जा रहा था, दोस्तों आपको पता है कि हम उस संस्कृति से जो बिलोंग करते हैं जहां पर कोई मेहमान अपने घर आता है तो हम उसको बिल्कुल बाहर तक छोड़ के आते हैं, जब तक वो जाता नहीं तब तक हम बाहर तक खड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाहर तक खड़े रहते हैं। ये गांव की जो थिंकिंग देखी जाए, ग्रामीण परिवेश की अगर बात करें तो गांव वाले तो अपने उसको छोड़ने ही जाते हैं, सिटी वाले तो उसको छोड़ने धक्का मारने जाते हैं कि कहीं तेरा सामान कहीं रह जाए वापस तो तू वापस घर के अंदर डुल जाए, इसलिए ये काम कर, हम भी साथ चलते हैं, अगर कोई सामान रह गया तो हम ला के दे देंगे तेरे को। सिटी वाले थोड़े अलग प्रकार के आदमी होते हैं, हालांकि बुरा मत मानना रहे सिटी वाले, मैं ऐसा आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूं मैं तो कि बच्चों का जो है वो ध्यान आकर्षित रहे। तो दोस्तों यहाँ जब मेवाड़ का घेरा डाल लिया, अलाउद्दीन खिलजी को जब बाहर छोड़ने जा रहा था रतन सिंह, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी चालाकी चल देता है, रतन सिंह को किडनैप कर लेता है, गिरफ्तार करके यहाँ से दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाकर वहां से एक लेटर भेजता है कि पद्मिनी के नाम से आया लेटर कि पद्मिनी जी, अगर आप अपने पति रतन सिंह को जिंदा देखना चाहती हो या सही सलामत वापस चाहती हो तो आप दिल्ली आओ। अब ऐसा पद्मिनी की टेंशन हुई। पद्मिनी ने अपने भाई गोरा को बुलाया और गोरा को बुला के कहा कि गोरा ये लेटर है। गोरा ने कहा कि क्या किया जाए। पद्मिनी कहती कि बादल कहाँ है, बादल तो रूठ के चला गया। तो दोनों जाते हैं, पहले बादल को ढूंढ के लेके आते हैं, उसको मनवाते हैं, उसको कहते हैं कि मेवाड़ की कंडीशन खराब हो जाएगी तू देख। वहां आते हैं वो वापस। पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी गुणवान महिला भी थी, वैसे उतनी वीरता भी इसके अंदर देखने को मिली है पद्मिनी के अंदर। तो पद्मिनी जो है ये यहाँ से वापस लेटर लिखवाती है, वो लिखती है कि अलाउद्दीन खिलजी मैं आ रही हूं, लेकिन रतन सिंह को कुछ होना नहीं चाहिए। जब यहां से वापस वो यहाँ निकलती है, उससे पहले उसने एक लाइन और मेंशन करवाई उस लेटर के अंदर, और ये लिखवाया था कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ में 16,000 दासी हैं और वो दासियां भी चलकर आएगी। अगर तेरी कैपेसिटी है इन सब का पालन गुजारा करने की या रखने की औकात है तो बोल आऊं। अलाउद्दीन खिलजी इस लेटर को अपने दरबार के अंदर पढ़ रहा था, उसके दरबारी बैठे हुए थे, उसके सामने जो सैनिक खड़े थे। जब इस लेटर को पढ़ा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने पढ़ा कि पद्मिनी आने के लिए तैयार है, लेकिन वो कह रही है कि 16,000 दासियां भी है, वो भी आएगी। जो दरबारी बैठे हुए थे और जो सैनिक बैठे हुए थे उनके तो भाई साहब बाचे खिल गए एकदम। उनको लगा कि जिंदगी के अंदर पहली बार कुम्स का हिस्सा या लूट का हिस्सा बहुत ही अच्छा हाथ लगने वाला है। सभी जो दरबारी है वो भाई साहब कलम का काम करते तो कलम चलाना भूल गए, सब प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे कि इतनी सारी दासियां आएगी और उन पे अपना ही राज होगा। उधर जो सैनिक थे जिनका काम हथियार चलाना होता था वो हथियार भूल गए, हथियार कैसे चलाए जाते हैं। जहां भी खड़े हैं वहां प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और इन्हीं महिलाओं की बातें करते थे। जो युद्ध के अंदर नगाड़े बजाए जाते थे वो युद्ध राग गाया करते थे, वो नगाड़े आज युद्ध राग को छोड़कर श्रृंगार राग गाने लग गए हैं। आप सोचो दोस्तों वहां का जो माहौल था उसको किस प्रकार तब्दील कर दिया था पद्मिनी ने। जब ऐसा सीन क्रिएट किया गया उसके बाद यहाँ से पालकियां तैयार की गई और उन पालकियों को जब तैयार किया गया तो उनके अंदर कोई महिला ही नहीं बैठी थी। उन पालकियों के अंदर बिठाए गए थे मेवाड़ के सैनिक, जो ढील के डाकी एक प्रकार के बख्तरबंद सैनिक थे। ऊपर जो है उन्होंने महिला की ड्रेस पहन ली थी, अंदर जो है पूरा बख्तरबंद पैक है सैनिक वाली ड्रेस के अंदर, क्लीन शेव करवाया होगा, थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप करवाया होगा और घूंघट निकाल लिया है क्योंकि राज परिवार की महिलाएं हैं तो पर्दे के अंदर तो रहती है। ये पालकियां पहुंच जाती है वहां और पालकियों को ढोने वाले जो व्यक्ति थे कार जाति के लोग, इनको भी बदल दिया गया था। कार जाति के लोग न होकर यहाँ पर सैनिक थे वही पालकियां ढोते। भाई कार जाति के औरतों को उठाकर लेके जाते थे पालकियों के ऊपर, उनकी भुजाओं के अंदर या उनकी टांगों के अंदर इतना दम कहाँ था कि इन मेवाड़ के सैनिकों को जो है उठा ले। एक एक क्विंटल के सैनिक थे, कैसे उठा ले, क्योंकि ड्रेस भी तो पहनते थे ऊपर। जब ये सैनिक वहां पहुंचते हैं पालकियां पहुंच गई, खबर दी गई कि अलाउद्दीन खिलजी पालकियां आ चुकी है। लेकिन पद्मिनी का एक संदेश और है, पद्मिनी ये कह रही है कि मैं एक बार पहले किससे मिलूंगी, रतन सिंह से। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और मिल ले, क्या फर्क पड़ जाएगा अपने। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये खबर लगी तो अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब बाथरूम के अंदर नहा धो के एकदम चिकना होके आया
और बॉडी लोशन थोड़ा उसने ज्यादा रगड़ लिया था दोस्तों। जब बाहर आता है इतर उतर छड़क छड़का के, जब तक पालकियों के पास में कोई नहीं आता है, और शर्त रखी गई कि पहले रतन सिंह को लेके आओ, उसके बाद ये पालकी इधर से जाएगी। अलग से बात करने की बात की गई थी, तो उस एक टेंट लगाया हुआ था, वहां पर अलग से इनको बात करने के लिए भेजा गया। पद्मनी की जो पालकी है वो भी वहां पहुंचाई गई, रतन सिंह की पालकी भी जो है वहां पहुंचाई गई। जब रतन सिंह वहां पहुंचते हैं तो उस पालकी में से पद्मनी नहीं, वहां का सैनिक निकलता है, और वो निकल के कहता है कि महाराज हम लेने आए हैं, आपके चेहरे पे इस प्रकार कोई भी भाव मत प्रकट करना कि दुश्मनों को पता लग जाए कि अपने साथ धोखा होने वाला है। वहां से रतन सिंह को वो निकाल देते सैनिक, और पीछे जब बाकी जो सैनिक है या अलाउद्दीन खिलजी जो है उस पालकी के ऊपर जाता है टूटने के लिए, अंदर देखना चाहता है कि पद्मनी है कि नहीं। जब अंदर घुसा, वो तो अंदर घुसने ही वाला था, और इधर बाकी जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे वो पालकी पे टूट पड़े। दोस्तों पालकी के अंदर गए, अंदर बैठे हुए थे सैनिक। सैनिकों ने भाई साहब पहले से इस प्रकार से प्रैक्टिस कर रखी थी कि जो भी अंदर आएगा उसको किस प्रकार दबोचा जाए, कि न तो उसकी चीख पुकार निकलनी चाहिए और आसानी से उसको मारना है। तो दुश्मन जैसे अंदर घुसते हैं, अंदर सैनिक बैठे हुए थे, उन्होंने भाई साहब उनका जो है मुंह बंद किया, नाक बंद किया, न तो आवाज बाहर आई, सांस बंद होने के कारण चटपटाने लगे उसके अंदर। जैसे अंदर चटपटाने लगे तो भाई साहब इधर पालके हिलने लगी, बाकी वाले सैनिकों को मजा आने लगा, उनको लगा कि हकीकत में अंदर महिलाएं हैं, लेकिन नहीं। जब अलाउद्दीन खिलजी अंदर जाता है, अलाउद्दीन खिलजी भी नहा धो के गए थे, बॉडी लोशन ज्यादा लगा हुआ था, अंदर घुसता, और अंदर घुसते ही अंदर जो बैठा हुआ था सैनिक, उसने भाई साहब उसकी हालत खराब कर दी, जीतरे बखेर दिए थे, लबूर के रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी वहां से भागता है एकदम बिना कपड़ों के, चारों तरफ से लबूरा गया था, हरम की महिलाओं के अंदर जाके शरण लेता है। अलाउद्दीन खिलजी का बाप मरवा दिया रे, इस प्रकार के कांड कर दिया आप लोगों ने। और यहाँ से आसानी से वो रतन सिंह को क्या करते हैं, वापस लेके आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चालाकी की थी मेवाड़ के राणाओं के साथ में। मेवाड़ के राणाओं को कम मत समझो आप, ये वही राणा है जिनसे पूरा दिल्ली जो सल्तनत का है या दिल्ली के जो शासक बने हैं वो सब कांपते थे। तो ये जो मेवाड़ के राणा है, यहाँ से वापस रतन सिंह को बचा के जो वापस चित्तौड़ लेके आ जाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी को भाई साहब बहुत ही ज्यादा बेइज्जती फील हुई। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अपने साथ चोट कर दी तुम लोगों ने। तो अलाउद्दीन खिलजी वापस कहता है कि अटैक किया जाए, और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर वापस मेवाड़ पे आता है। जनवरी के आसपास यहाँ आ जाता है, मेवाड़ का घेरा डाल देता है। जब मेवाड़ का घेरा डाल दिया गया, लगभग 8 महीने के आसपास ये जो संघर्ष चला था, 8 महीने घेरा डाला रखा था। अलाउद्दीन खिलजी अब वापस जाने के मूड में नहीं आया था, युद्ध करने के मूड से आया था। जब मेवाड़ के अंदर बहुत बाहर जब घेरा डल गया दुश्मन की सेना का, बहुत लंबा टाइम पीरियड जब गुजर गया था, तो अंदर जो खाद्य सामग्री थी, पानी था, ये सभी संसाधन अब धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे आ गए थे। रतन सिंह ने पूछा कि अब कितने संसाधन बचे अपने पास में। तब क्या होगा इस महाराज, जब ज्यादा अपने पास जीवित रहने के संसाधन नहीं है, भूखे मरने के जो है नौबत आने वाली है, और भूखे मर के मर जाएंगे अपन। रतन सिंह ने कहा कि भूखे मरने से अच्छा है बाहर निकलो, वीरगति को प्राप्त हो जाओ। ये राजस्थान के राजा है, इन्होंने भाई साहब जिस जगह युद्ध मैदान के अंदर उतरे हैं ना, तो कोहराम मचा के रख दिया है। बिल्कुल इनके हौसले को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बुलंद रहा करता था, और ये अपने आप को युद्ध मैदान के अंदर जो शहीद है या वीरगति को है प्राप्त करना चाहते थे। ये चाहते थे कि वहां से डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो रतन सिंह तैयारी करने लग जाता है कि अब युद्ध ही करना है। अंदर से सब पूरा सीन क्रिएट कर लिया गया था कि अब युद्ध करना है। तो फाइनली जब अगर देखा जाए तो युद्ध करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो रानियां होती है या बाकी जो महिलाएं होती है, ये सब जोहर करती है। क्या करती है दोस्तों? जोहर करती है, और राजा के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। तो दोस्तों अब जो यहाँ केसरिया की बात आ गई है कि युद्ध करना है, बाहर निकलना है, वीरगति को प्राप्ति होना है, क्योंकि दुश्मन की सेना ज्यादा और राजपूतों की सेना हमेशा के लिए कम रही है, उनकी सेना हमेशा ज्यादा ही रही है। लेकिन हताहत नुकसान है जो सामने दुश्मन के सैनिकों को पहुंचा है हमेशा के लिए, याद रखना। जब ऐसी बातें हुई तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया जाता है। रानी पद्मिनी एकदम बिल्कुल पूरा श्रृंगार जो है वो करती है, हवन जो करवाए जाते हैं, अग्नि कुंड के अंदर प्रवेश करवाया जाता है पूरे मंत्र उच्चारणों के साथ में। जो यहाँ पुरोहित लोग होते हैं वो सब ये कार्य जो है वो देखते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये देखो ये जोहर कुंड है, चित्तौड़ के अंदर है, दुर्ग के अंदर जोहर मेला भी यही लगता है, और ये रानी पद्मिनी है दोस्तों। तो रानी पद्मिनी उस समय का फोटो हुई है जिस समय ये जोहर कुंड के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रही है। तो दोस्तों हस्ती हस्ती ये वीरांगना, ये राजस्थान की वीरांगनाओं की कहानी अलग है। आप कभी इतिहास उठा के देखना, यहाँ की जो रानियां हैं या राजकुमारियां हैं,
वो भी अपने यहाँ के राणाओं या राजाओं से कभी कमजोर नहीं रही है, उनका भी इतिहास बिल्कुल बराबर उनके बराबर चला है दोस्तों। तो रानी पद्मिनी यहाँ जो जोर कर रही है और जो राजा रतन सिंह है वो क्या कर रहे हैं, केसरिया कर रहे हैं। तो ये जब जोहर और केसरिया दोनों को अगर संयुक्त तरफ से देखा जाए तो इनको एक टर्मोलॉजी मिलती है, वो है साका। तो दोस्तों चित्तौड़ का ये पहला साका माना जाता है। चित्तौड़ का पहला साका ये हो गया था 1303 के अंदर। कब हुआ दोस्तों, अगस्त का महीना था, 25 अगस्त के आसपास की बात है। 1303 के अंदर ये पहला साका हो जाता है चित्तौड़ का। ठीक है दोस्तों, केसरिया जो किया गया था वो किया गया था रावल रतन सिंह और इसके सेनापति है गोरा और बादल। इनके नेतृत्व के अंदर जो है केसरिया किया जाता है। जोहर है जो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो साका है चित्तौड़ का वो पहला साका हो गया था 1303 के अंदर। केसरिया किया गया है रावल रतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में। जोहर किया जा रहा है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। कितनी महिलाएं कर रही है, 1600 महिलाएं कर रही है। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बातें आपने देख ली है। इसके बाद अगर आप बात करें कि जब यह साका हो गया है, राजा जो है केसरिया कर लिए हैं, बाहर निकले हैं और बाहर निकले तो एक भयंकर गुस्सा लेके निकले थे। इतना क्रोध था यहाँ के राजाओं के अंदर। तो मेवाड़ की धरती के ऊपर जब ये युद्ध लड़ा गया 1303 वाला, इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है पहुंचाया गया था। और इस नुकसान से भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी बौखला गया था। क्या कर गया था दोस्तों, बौखला गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी अंदर प्रवेश करता है चित्तौड़ के अंदर, तो भागता हुआ आया कि कहाँ रानी पद्मिनी है, लेकिन उसको रानी पद्मिनी मिलती नहीं है, क्योंकि रानी पद्मिनी अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई थी, सिर्फ उसकी राख बची हुई है। अलाउद्दीन खिलजी और ज्यादा बौखला गया। यहाँ जो सैनिक थे, जो राज परिवार से, वो तो सब युद्ध के अंदर चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ पर नौकर के रूप में कार्य करते थे वो यही थे, सब निर्दोष लोग थे। उन निर्दोष लोगों को अलाउद्दीन खिलजी ने बाहर निकलवाया था। और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर चित्तौड़ के अंदर 30,000 लोगों का, निर्दोष लोगों का 30,000 निर्दोष लोगों का यहाँ पर क्या करवाता है, कत्लेआम करवा देता है दोस्तों। इतना क्रूर आदमी था ये, इनको मारने की क्या आवश्यकता थी, ये निर्दोष आदमी है, ये वेतन पे कार्य करते थे वहां, इनको क्यों मारा गया। 30,000 निर्दोष लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी फाइनली 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पे अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लिया, 30,000 लोगों को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह है, तो यहाँ तो क्या करेगा वो, और जो चीज पाना चाहता था वो यहाँ मिली नहीं। और अगर ऊपर वाले कारणों की बात करें कि चित्तौड़ चाहता है, तो चित्तौड़ उसको मिल गया है। अब वो तो यहाँ रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो वापस दिल्ली की राजगद्दी पे जाके बैठना है, वहां से कार्य देखना है। तो यहाँ किसको नियुक्त किया जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेरा पुत्र है खिजर खां। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र का नाम क्या है, खिजर खां। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करता है, गवर्नर बनाकर चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी इसको कहकर गया था कि खिजर खां, मैंने चित्तौड़ को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, बर्बाद कर दिया है, अब तू यहाँ रह और चित्तौड़ को वापस आबाद कर। तो खिजर खां यहाँ का प्रशासक बन जाता है। और खिजर खां लगभग 10 से 12 साल तक यहाँ पर जो है रहा था प्रशासक के रूप में। बाद में यहाँ एक बंदा आता है जिसकी अपन बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो खिजर खां जब यहाँ रह रहा था, तो खिजर खां यहाँ से थोड़े दिन तो रहता गया, लेकिन बाद में उसका भी मन तो उब गया चित्तौड़ से, वो भी वापस दिल्ली जाना चाहता था। और ये अपने पिताजी को लेटर लिखता है इधर से कि पापा प्लीज मुझे वापस दिल्ली बुलाओ, मुझे याद आ रही है, आपने यहाँ कहाँ पटक दिया मेरे को। और दिल्ली वाले जो आदमी भाई साहब रंगीले होते हैं थोड़े से, किसी ने भी कहा होगा कि पापा जल्दी बुला, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के यहाँ पड़ा हुआ हूँ, वापस तो बुला। तो यहाँ जो है खिजर खां जब यहाँ रहा था, तब इसने क्या कार्य करवाए चित्तौड़ के अंदर। या इससे पहले एक बात करते हैं अपन कि अलाउद्दीन खिलजी 25 अगस्त 1303 को अधिकार कर लेता है, 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर देता है, और चित्तौड़ का नाम जो बदलकर उसने कर दिया था खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी भी मिलती है अपने को। तो मिलती कहां से है, तो वो मिलती है धायबी पीर की दरगाह के अभिलेख से।
तो धाइबी पीर की दरगाह का जो अभिलेख है ये पारसी भाषा के अंदर है, पारसी भाषा का अभिलेख है। इससे जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ का जो नाम है वो क्या किया गया था, खिजराबाद किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये धाइबी पीर की दरगाह का जो अभिलेख है ये है 1325 ईस्वी का। कब का दोस्तों? 1325 ईस्वी का। और इससे जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद। यहाँ का प्रशासक किसे बनाया गया, खिजर खां को। अब खिजर खां यहाँ रुकता है, तो खिजर खां ने यहाँ पर कुछ कार्य करवाए थे। खिजर खां चित्तौड़ के अंदर, एक आपने चित्तौड़ दुर्ग देखा होगा, तो पीछे एक साइड नदी है गंभीरी नदी, और इस गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाता है ये? पुल का निर्माण करवाता है। तो खिजर खां ने चित्तौड़ के अंदर गंभीरी नदी पर जो है पुल का निर्माण करवाया था। अब खिजर खां यहाँ रुका हुआ, तो इसके परिवार के और भी लोग रुके होंगे, अकेला तो कैसे रुक सकता अगला आदमी। तो यहाँ इसी के परिवार में से किसी की डेथ हो गई होगी, इसलिए खिजर खां ने एक मकबरे का निर्माण भी करवाया था। तो चित्तौड़ के अंदर खिजर खां ने जो है एक मकबरे का निर्माण भी करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो मकबरे का निर्माण भी करवाता है ये चित्तौड़ के अंदर। और इस मकबरे के ऊपर एक अभिलेख लगा है, वो भी पारसी लैंग्वेज का ही है। तो पारसी भाषा का एक अभिलेख मिलता है यहाँ से, और इस अभिलेख के अंदर जाहिर सी बात है जो निर्माण कार्य करवाएगा वो अभिलेख लिखवाएगा, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बातें करवाएगा, लिखवाएगा वो। तो इस पारसी अभिलेख के अंदर, और ये जो अभिलेख है ये 1310 ईस्वी का है, मकबरे का पारसी अभिलेख 1310 ईस्वी का है ये। इस अभिलेख के अंदर खिजर खां ने जो बातें की है वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए की है। खिजर खां ने कहा कि भाई साहब, आप मुझे जानो कि नहीं जानो, लेकिन मेरे पापा को तो आप जानते हो, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का बादशाह है, उसके बारे में लिखवा के जाता है। अभिलेख के अंदर ये लिखवाता है कि अलाउद्दीन खिलजी संसार का रक्षक है। अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया गया है? संसार का रक्षक बताया गया है। दूसरी बात इसके अंदर लिखवाई गई थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ये ईश्वर की छाया है। इस अभिलेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया गया है? ईश्वर की छाया बताया गया है। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट मेंशन है उसमें ये बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दूसरा सिकंदर है, क्योंकि ये जिस प्रकार सिकंदर ने अभियान चलाए थे और सिकंदर लगभग जिस इलाके के अंदर गया वहां जीत हासिल की है उसने, वैसे ये भी पूरा साम्राज्य जीतना चाहता था। दोस्तों, हम पिछली क्लासों के अंदर बात भी कर रहे थे राजत्व देवे के सिद्धांत का। तो राजत्व देवे सिद्धांत का दोस्तों आप यहां देख सकते हो, बिल्कुल संसार का रक्षक, ईश्वर की छाया। संसार का रक्षक कौन? गॉड, भगवान। ठीक है, ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया, इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरे अंदर अल्लाह की छाया निवास करती है, ईश्वर की छाया निवास करती है। तो आप सोचो एक बार किस सिद्धांत को ये फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मकबरे का जो पारसी अभिलेख है, इस पारसी अभिलेख के अंदर अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को बताया जाता है संसार का रक्षक, ईश्वर की छाया और दूसरा सिकंदर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल याद रखना ये बातें। आपसे कोई पूछ सकता है कि राजस्थान के कौन से अभिलेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक, दूसरा सिकंदर या ईश्वर की छाया बताया है, तो आपको याद होना चाहिए मकबरे का पारसी अभिलेख जो चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, जो 1310 ईस्वी का है। किसका दोस्तों? 1310 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली खिजर खां की। लेकिन अब खिजर खां जो है इसका यहाँ मन नहीं लगा, खिजर खां को वापस जाना था। जैसे हमने बात की है कि ये बार बार लेटर लिख रहा था, अंगुलियां कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी लास्ट के अंदर कहता है कि ठीक है यार, तेरे को वापस दिल्ली बुलाता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम इंतजार कर, कोई अच्छा बंदा आ जाए तो उसको चित्तौड़ का प्रशासक बनाते हैं। और उसी समय अगर देखा जाए तो 1310 की बात है, 1311 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो अटैक कर दिया था जालोर पर, और इस समय जालोर का साका हो गया था। और जालोर के अंदर इस समय जो शासक हुआ करता था वो था कानड़देव। कानड़देव का जो पुत्र है वो है विरमदेव। ठीक है दोस्तों, तो 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण कर देता है। जालोर में उस समय शासक जो हुआ करते थे वो कानड़देव जी थे, सोनग्रा। ये चौहान ही है, चौहान वंश की एक शाखा थी सोनग्रा, और इनके एक पुत्र विरमदेव जी। तो दोस्तों यहाँ पर जब अटैक किया गया तो यहाँ जो कानड़देव और विरमदेव दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन कानड़देव का जो भाई है वो बच गया था, जिसका नाम है
मालदेव सोनग्रा है। और ये जो मालदेव सोनग्रा है ये बार बार चित्तौड़ पे इन पे अटैक कर रहा था। एक दिन इसको पकड़ लिया जाता है और पकड़कर दिल्ली ले गए और दिल्ली के अंदर सुल्तान ने इससे पूछा कि बार बार आप क्यों परेशान कर रहे हो यार, शांति से जिंदगी जीने दो, क्यों अंगुड़े कर रहे हो, क्यों गोचे कर रहे हो। तब मालदेव ने कहा कि महाराज आपने भी तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रूरता बरसाई है, आपने जालोर जीत लिया है, मुझे वापस चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जालोर तो नहीं दूंगा लेकिन तुझे मैं एक दूसरी जगह दे सकता हूँ, चित्तौड़ चला जा। तो बाद में मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, इसको चित्तौड़ भेज दिया जाता है। तब खिजर खां के पास लेटर भेजा कि खिजर खां अब तू चित्तौड़ छोड़ दे, वापस दिल्ली आ जा। खिजर खां ने पूछा कि पापा आ तो जाऊं लेकिन चाबियां किसको सौंप के हूं यहाँ की। तब उसने कहा कि एक बंदा आ रहा है मालदेव सोनग्रा, उसको चाबियां दे देना। कि वो कैसा दिखता है मैं क्या जानूं उसको, तो क्या एक बड़ी बड़ी मूछें हैं, अंकल टाइप का आदमी है, वो आएगा उसको दे देना। तो इसकी जो मूछें बहुत ही ज्यादा बड़ी थी इसलिए इसको कहते हैं मूछाड़ा मालदेव। क्या कहते हैं दोस्तों, मूछाड़ा मालदेव भी कहते हैं इसे। तो इस मूछाड़ा मालदेव को या मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है और खिजर खां वापिस कहां चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक की तो बातें हो गई अपनी पूरी। लेकिन अब अपन देखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर जो अटैक किया था उसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो जो ये आक्रमण हुआ था इसके स्रोत या सोर्सेज अपने को कहां से प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर एक व्यक्ति है जो अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी था, जिसका नाम था दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कि आक्रमण के जो सोर्सेज या स्रोत है जो वो कहां से मिलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी का एक दरबारी था जिसका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की जो पुस्तक है उसका नाम है खजाइन उल फुतूह। ठीक है दोस्तों, तो अमीर खुसरो की जो पुस्तक है खजाइन उल फुतूह, या इसे ही एक अन्य नाम से भी जानते हैं वो है तारिक ए अलाई। अलाई का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, तारिक का मतलब इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो इसी पुस्तक का दूसरा नाम है। तो अलाउद्दीन खिलजी का खुद एक दरबारी था उस समय का अमीर खुसरो, जो खुद इस युद्ध के अंदर साथ में आता है और आंखों देखा वर्णन करता है। तो आपसे कोई पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1303 के अंदर, उसका आंखों देखा वर्णन किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया है। कौन सी पुस्तक के अंदर किया दोस्तों, खजाइन उल फुतूह या तारिक ए अलाई के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस पुस्तक के अंदर या अमीर खुसरो ने यहाँ जो आक्रमण हुआ है उसका कैसा वर्णन किया है, आंखों देखा वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करें कि और कहां से इस आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो दूसरा जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। और इसकी जो पुस्तक है या इसका जो ग्रंथ है वो है पद्मावत। ठीक है दोस्तों, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी 1540 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर भाषा की बात करें तो ये भाषा है अवधी। कौन सी भाषा के अंदर, अवधी भाषा के अंदर। दोस्तों अवधी आपको आती भी है, आपने पढ़ी भी होगी, थोड़ी बहुत तो सबने पढ़ी है। मैं आपको याद दिला दूं अगर नहीं आती है तो। आप में से जिन्हें हनुमान चालीसा पढ़ी है और अधिकतर लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां चौपाइयां लिखी गई है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, अवधी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना करता है। कब करता है, 1540 ईस्वी के अंदर। और इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, अवधी है। इसके अंदर भी इस आक्रमण की क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगर अपन बात करें तीसरी, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी। और दोस्तों मैंने कल या परसों वाली क्लास के अंदर आपको बताया कि जहां सूरी आ जाए, कल वाली क्लास के अंदर बताया था सूरी,
तो सूरी का मतलब होता है जैन राइटर या जैन विद्वान। ठीक है दोस्तों, तो हेमरतन सूरी जो है इनकी पुस्तक है गोरा बादलरी चौपाई। ठीक है दोस्तों, ये जो गोरा बादलरी चौपाई है, यानी कि गोरा और बादल दोनों रावल रतन सिंह के सेनापति थे, पद्मनी के चाचा भतीजा लगते थे। तो इनके बारे में जो लिखा गया है वो किसने लिखा है? हेमरतन सूरी ने। हेमरतन सूरी जो ये लिख रहा है दोस्तों, हेमरतन सूरी रावल रतन सिंह का दरबारी नहीं है, हेमरतन सूरी है महाराणा प्रताप का दरबारी। प्रताप का नाम तो आपने सुना ही है, उसका दरबारी विद्वान है, उसने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर भी क्या है, इस आक्रमण की आपको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आक्रमण के जो अपन ने सोर्सेज है वो देख लिए हैं। तो एक बार मैं वापस आपको रिवीजन कराता हूं कि चित्तौड़ के ऊपर जो है अभी शासक जो थे वो रावल रतन सिंह थे। उनका टाइम पीरियड जो था वो 1302 से 3 था। और उसके समकालीन दिल्ली के अंदर जो सुल्तान है वो कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी से यहाँ पर अटैक कर देता है। अटैक के हमने कारण की बात की थी कि चित्तौड़ का जो है युद्ध की दृष्टि से सामरिक और आर्थिक व्यापारिक जो रूप है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था यहाँ पर, इसलिए चित्तौड़ पाना चाहता था। और चित्तौड़ की अगर बात करें तो जो साम्राज्यवादी है अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए भी वो जीतना चाह रहा था। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो चित्तौड़ जो है इसका बढ़ता हुआ प्रभाव था, या मेवाड़ का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था, इस प्रभाव को भी अगर देखा जाए तो कंट्रोल करना चाहता था दोस्तों। फिर हमने बात की थी कि पद्मनी वाला जो कारण है इसको न भी माने तो भी कोई बात नहीं है। और एक कारण अपने पढ़ा था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा का सवाल था। इन कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ अटैक करता है और फाइनली 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पे आक्रमण करके उसने अधिकार कर लिया था। रानी पद्मनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जोहर किया था। राव रतन सिंह और जो गोरा बादल है उसके सेनापति थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया जाता है दोस्तों। यहाँ चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद कर जाता है, जिसकी जानकारी आपको मिलती है धाईबी पीर की दरगाह के अभिलेख से। वो अभिलेख पारसी भाषा के अंदर है, 1325 ईस्वी का है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ का प्रशासक उसके पुत्र खिजरका को बनाकर चला गया था। खिजरका जब यहाँ रह रहा था तो उसने भी कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। यहाँ चित्तौड़ के अंदर जो चित्तौड़ दुर्ग के पीछे एक साइड में एक नदी है गंभीरी नदी, उस पर एक पुल का निर्माण करवाया था, उसने ब्रिज बनवाया था। यहाँ उसके कोई परिवार का सदस्य की डेथ हो गई थी, मर गया था, तो अपने कोई मरता तो उसकी छतरी बनाते, और इनके जब कोई मर गया तो उनका मकबरा बनाया, टॉम्ब बनाया था। और उस मकबरे के ऊपर एक अभिलेख लगा हुआ है जो पारसी भाषा का 1310 ईस्वी का है। उस अभिलेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को जो बताया गया है वो बताया गया है ईश्वर की छाया, दूसरा सिकंदर, संसार का रक्षक। ठीक है दोस्तों, फिर खिजरका यहाँ से चला जाता है और यहाँ जो अगला व्यक्ति आता है, जो नया प्रशासक नियुक्त किया गया था वो था मालदेव सोनगरा। ये कानड़देव सोनगरा का भाई था, इसको सौंप गया था। और अपन बात करें तो ये आक्रमण के सोर्सेज जो देखे हैं अपन ने कि पहली पुस्तक अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह या तारीख एलाई जो आंखों देखा वर्णन करती है, और दूसरी पुस्तक जो हमने देखी है वो पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 के अंदर लिखी गई है, भाषा अवधी है, और इसी के अंदर रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो भी बताई गई है। तीसरी जो पुस्तक अपन ने देखी है वो हेमरतन सूरी की है, जिसका नाम है गोरा बादलरी चौपाई। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ो तो बिल्कुल जो क्लास पढ़ते हो उसके की पॉइंट बनाने आपको प्रत्येक पेज के ऊपर, और उन की पॉइंट को ही आपको हमेशा के लिए क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों, कुछ ज्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा, और हिस्ट्री मैंने आपको वैसे पढ़ाई है कहानी के माध्यम से, आपको याद हो जाएगी। थोड़े थोड़े शब्दों का मैं भी क्या है कंट्रोल में रख के बात कर रहा हूँ। अगर ऑफलाइन क्लास हो तो दोस्तों मजा आ जाए आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक वापस बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने या विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे जो यूट्यूब चैनल पे जाकर क्लास नहीं देखी है, या अगर देखना चाहता है तो जल्दी जाकर वहां पर जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है दोस्तों, और जैसे हमने बात की थी कि स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, नहीं तो फिर अगर नहीं ले पा रहे हो तो पीडीएफ आपको जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो कनकावती क्लासेज के नाम से। अगर वह नहीं होता है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है वहां से आप चैनल को क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों बिल्कुल अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, बहुत ही अच्छे जोश के साथ में अच्छी एक कहानी सुनाएंगे आपको राणा आमिर की, कि कैसे अगला बंदा वापस चित्तौड़ जीतता है। अभी बताएंगे आपको उसके बारे में अगली क्लास के अंदर, लेकिन याद रखिए जो मैंने बातें कही है वो थोड़ा ध्यान रखिए। आपका जो प्यार और स्नेह है वो हमेशा हमारे साथ जोड़ के रखिए, बना के रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।